हेलो दोस्तों, आज जो हम आपके साथ चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं इसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर डेवलपमेंट है क्या, कन्फ्लिक्टिंग गोल्स है क्या, क्यों ज़रूरी है मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक गोल के बीच में बैलेंस बनाना। ठीक है, क्या डिफरेंट तरीका है जो वर्ल्ड बैंक अडॉप्ट करता है डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, क्या तरीका है जो यूएनडीपी अडॉप्ट करता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, पब्लिक फैसिलिटीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, और लास्ट में हम लोग समझेंगे कि जो ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है उसके चलते जो है क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम हो रहा है और उसको डील करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों है। ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे और आपको मतलब एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे एनसीईआरटी में बताया गया है तो स्टार्टिंग में जो है वो डेवलपमेंट पे बात की गई है और आपको केस स्टडी दिया गया है। इसके पहले आपको एक छोटा एग्जांपल हम यहाँ पे समझाना चाहेंगे, ये अपने साइड से है कि जैसे मान लीजिए कोई गांव में रहता है तो उसका टारगेट क्या रहता है कि वो स्टेट के अपने कैपिटल में जाए जहाँ पे बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इनकम अपॉर्चुनिटीज़, हेल्थ की फैसिलिटी, एजुकेशन की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ उसको मिले। जो स्मॉल सिटी में रहते हैं उनका टारगेट ये रहता है कि वो बड़े शहर में जाए, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया। और जो मेट्रोपॉलिटन में रहते हैं उनका टारगेट रहता है कि वो अब्रॉड के मतलब अब्रॉड जाएं, जैसे अमेरिका, कनाडा, यूके। तो यहाँ पे अलग अलग सेक्शन के लोगों के लिए अलग अलग जो है उनका डेवलपमेंटल गोल है। उसी तरह आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे लैंडलेस रूरल लेबर्स हैं, ठीक है, जिनके मतलब भूमिहीन किसान जो हैं, तो उनके लिए डेवलपमेंटल गोल या एस्पिरेशन क्या रहेगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, लोकल स्कूल में उनके बच्चों को पढ़ने का सुविधा मिले, ठीक है, कोई भेदभाव ना हो और वो गांव में उनको इज्जत मिले। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें कि जो पंजाब के प्रोस्पेरस फार्मर हैं उनका क्या है कि उनकी जो इनकम है वो हाई हो, चीप लेबर मिले। साथ ही साथ हमने ऑब्जर्व भी किया है कि वहाँ पे जो फार्मर्स है वो अपने बच्चों को कनाडा भेजना चाहते हैं। ठीक है, पंजाब में जो है, अब जो फार्मर्स जो छोटे किसान हैं, ठीक है, और जो कि रेन पे मतलब डिपेंडेंट है, तो उनको क्या रहता है कि भाई जो हमारा इरिगेशन फैसिलिटी है वो बढ़िया हो, ठीक है, ताकि हमारी फसल अच्छी हो सके। और अगेन अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ तो सबको एक चाहता है। उसके बाद एक लेडी है जो कि एक मतलब लैंड ओनिंग फैमिली से बिलोंग करती है, मतलब बड़े घर को बिलोंग करती है। तो उनका टारगेट क्या रहेगा, तो चूंकि वो बड़े घर से बिलोंग करती हैं तो उनके पास अब कुछ एक्स्ट्रा टाइम है, तो वो फिर मतलब सोशल मीडिया पे आना चाहेंगी, होता है ना, उनके पास लीजर है। जैसे जो गरीब है उनको तो खेती में इन्वॉल्व होना कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर कोई रूरल वुमेन है जो कि बहुत अच्छे घर में से बिलोंग करती है तो फिर उसको मतलब वो बाकी सब चीज़ के डेवलपमेंटल वर्क के बारे में सोचेंगी। ठीक है, जो अर्बन जो शहरों में जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसका गोल क्या रहेगा कि कैसे ना कैसे करके वो एक बढ़िया जॉब ले, चाहे गवर्नमेंट जॉब चाहे प्राइवेट जॉब, और फिर वो अपने आगे का लाइफ जो है वो प्लान कर सके। अब बॉय फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, रिच अर्बन फैमिली है तो जाहिर सी बात है कि इन जनरल वो बिजनेस कम्युनिटी को बिलोंग करता होगा। तो वो कैसे जो है अपना जो बिजनेस मतलब फादर का जो बिजनेस है उसको कैसे एक्सपेंड करे, नई नई जगहों पे ले जाए, या फिर अगर उसके फादर चाहते हैं कि उसका एजुकेशन हो तो फिर वो अब्रॉड जाना चाहेगा, ठीक है, अपने डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद अ गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, तो उसको तो पूरा फ्रीडम रहता है अपने भाई के जैसा, लेकिन गरीब के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। और यहाँ एक केस दोस्तों दिया हुआ है, देखिएगा, एंड आदिवासी फ्रॉम नर्मदा फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि नर्मदा वैली का एक इशू भी चला था डैम को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको समझाएंगे, जो एक टर्म भी आया आपको, कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल। जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, उनका टारगेट ये रहेगा कि मैं जो नदी है उस पर डैम बनाऊँ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करूँ और प्रॉफिट बनाऊँ। लेकिन ये डैम बनने की वजह से जो नीचे में जो विलेजर्स जो लोग रहते हैं उनका गांव जो है वो डूब जाएगा, उनको उनको डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखिए
डैम जो है वो दोनों के लिए अलग अलग जो है वो अपना गोल रखता है, ठीक है। विलेजर्स नहीं चाहते हैं, वही बोला कन्फ्लिक्टिंग, दोनों का जो है नेचर अलग है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कुछ और है गोल, विलेजर्स के लिए कुछ और है। तो यहाँ पे जो है आपको डिफरेंट केस 6 से मतलब कैटेगरी ऑफ पर्सन से आपको समझाया गया है कि जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट, क्योंकि लोगों की लाइफ ही अलग अलग है, कोई अमीर है कोई गरीब है, हाँ। तो इस वजह से जो है गोल भी जो है उनका एस्पिरेशन भी जो है वो अलग अलग है। उम्मीद है आपको एक मोटा मोटी आइडिया लगा होगा। और जैसे गरीबी है ना, जैसे हम लोग ने 9th क्लास में रीड किया था कि जो गरीबी है वो आप किसी एक पैरामीटर से नहीं मेजर कर सकते हैं, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी जैसे पहले होता था, या बाद में जो इनकम का जो ये रहा, वैसे ही डेवलपमेंट में है कि ये जो है मल्टी डायमेंशनल है, इट इज़ मिक्स्ड ऑफ गोल्स, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे। अब फिर आपको जैसे बताया गया है इनकम एंड अदर गोल्स के बारे में कि देखिए अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीनी है तो आपको एक बैलेंस बना के चलना होगा मटेरियलिस्टिक गोल्स के और नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स के। जैसे मनी, कार, होम, ये सब तो ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ आप फैमिली से थोड़ा नज़दीक हों, आपके दोस्त हों, आपको रिस्पेक्ट मिले, आपको फ्रीडम रहे। और वहाँ पे पहले ये बताया गया एनसीईआरटी में कि 3 अलग अलग केसेस दिए गए हैं। एक तो आपको बताया गया कि अगर आपको अपने घर से दूर आपको अगर जॉब मिलता है तो आप देखते हैं कि जहाँ आपको जॉब मिल रहा है और जहाँ आप रह रहे थे, ठीक है, वो उन दोनों में कौन सा प्लेस बेटर है, आप अपनी फैमिली को वहाँ रख पाएंगे कि नहीं, बेटर एजुकेशन दे पाएंगे कि नहीं। इसके अलावा 2 और केसेस बताए गए हैं। पहला केस जिसमें कि लो पे है लेकिन जॉब सिक्योरिटी है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप देखते ही होंगे अभी कुछ समय पहले जो है यूपी का और गुजरात का केसेस आया था, जहां गवर्नमेंट पियोन की नौकरी मतलब उसकी वैकेंसी आई थी और उसमें पीएचडी और जो हायर क्वालिफिकेशन के लोग हैं वो भी अप्लाई कर रहे थे। रीज़न क्या है कि गवर्नमेंट जॉब में आपको जॉब सिक्योरिटी रहती है, ठीक है, आपको बीच में निकाला नहीं जा सकता है, और भी आपको पेड लीव रहता है, मेडिकल लीव रहता है, पेंशन की सुविधा है, बहुत सारा जो है पर्क्स है। तो केस 1 ये बताया गया। केस 2 में है कि हाई पे तो है लेकिन उसमें काम भी ज़्यादा है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, सिक्योरिटी फ्रीडम और जो है वो लैकिंग है। तो कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट कब होगा, जब केवल मटेरियलिस्टिक गोल ही नहीं, केवल मनी मैटर नहीं, इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी हो, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा कि जो डेवलपमेंट है इट इज़ मल्टी डायमेंशनल एंड मिक्स ऑफ गोल्स, ठीक है। इसके बाद अब जैसे डेफिनेट है कि जैसे पीपल का डिफरेंट जो लाइफ है उनका अलग अलग जो है गोल है, तो वैसे ही उनका जो नोशन है, आइडिया नेशनल डेवलपमेंट को लेके वो अलग अलग रहेगा। जैसे अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जो वेस्टर्न रीजन है, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात हो गया, फिर आपका मिडिल में आपका महाराष्ट्र हो गया, जो साउथ है उसमें आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ये सब हो गया, ठीक है। वेस्ट में ही काउंट करते हैं महाराष्ट्र को, ठीक है, सेंटर में तो एमपी आएगा। तो यहाँ के लोगों का एस्पिरेशन, चूँकि यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है तो कुछ और है। डेवलपमेंटल गोल जो है पीपल लिविंग इन वेस्टर्न इंडिया लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, एंड साउथ, इनका एस्पिरेशन कुछ और है। इनका फोकस कहाँ पे रहता है, इनका फोकस जो है वो मेनली रहता है आपका सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट पे, सर्विस सेक्टर के डेवलपमेंट पे। लेकिन जो लोग बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मतलब मेनली डिपेंडेंट किस पे हैं, एग्रीकल्चर पे, ठीक है, तो उनका फोकस जो है उधर रहता है। अगेन अगर हम और बात करें तो जैसे जो गांव में लोग रहते हैं उनको रहता है कि एक एग्जांपल आपको दिया है कि हमारे यहाँ बेहतर रोड हो, रेलवे अभी बहुत से गांव में नहीं पहुंची है, रोड तो फिर भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जो है पहुंच गई है, लेकिन वही जो अर्बन और सिटीज़ में जो लोग रहते हैं उनका टारगेट रहता है कि हमारे यहाँ मेट्रो आए, ठीक है, हमारे यहाँ एयरपोर्ट चालू हो, ठीक है। तो ऐसे हम देखते हैं कि चूँकि लोगों की लाइफ अलग अलग है, उनका जो देश को, नेशन को लेकर जो डेवलपमेंट का आइडिया है वो अलग अलग है। जो लोग प्राइमरी सेक्टर, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि जैसे ईस्टर्न इंडिया में मैक्सिमम लोग जो है बिहार, झारखंड, यूपी, ठीक है, यूपी तो इधर से आएगा,
तो जो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है उनको है कि सरकार उनके लिए कैसे जो है स्टोरेज का, ट्रांसपोर्टेशन का, बेटर सीड्स, बेटर फर्टिलाइजर ये सब करती है। उनके लिए नेशनल डेवलपमेंट का मतलब ये है एग्रीकल्चर, मार्केटिंग ये सब काफ़ी अच्छे से हो ताकि वो अपना प्रोडक्ट बेच सके। ठीक है। जो सेकेंडरी सेक्टर में है, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट वो सोचते हैं कि हमारा जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो कम हो, जीएसटी कम हो और गवर्नमेंट के साइड से बेटरमेंट मिले। कुछ वैसा ही जो है वो सर्विस सेक्टर का रहता है। ठीक है। तो अलग अलग सेक्टर के लोग हैं, उनका अलग अलग एस्पिरेशन और अपना डेवलपमेंटल गोल है। वैसे ही मैंने एक एग्जांपल और दिया है रूरल इंडिया का, अर्बन इंडिया का, छोटा सा एग्जांपल आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। अब देखिए कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। ठीक है। जो डेवलपमेंट का कंपैरिजन है वो कैसे कर सकते हैं, तो एक बहुत ही इसमें जो पॉपुलर चीज़ है वो आपका एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम का कंसेप्ट दिया गया है। स्टार्टिंग में वर्ल्ड बैंक का बताया गया है और बाद में यूएनडीपी का बताया गया है डेवलपमेंट कंपैरिजन करने का। तो वर्ल्ड बैंक ने अपने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में 2019 में जो डेटा दिया वो कुछ इस प्रकार है कि पर एनम जहाँ जो पर कैपिटा इनकम है $49,300 है। ठीक है। एक व्यक्ति जो है वो कमाता है। ये एवरेज इनकम की बात हो रही है दोस्तों। अभी हम लोग देखेंगे कि एवरेज इनकम में फिर फर्दर क्या कमी है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाई इनकम और रिच कंट्री के कैटेगरी में डालते हैं। और जिसका मतलब $2500 से कम है पर एनम, ठीक है, उसको हम डालते हैं लो इनकम कंट्रीज़ में। और वहीं अगर अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो है $6,700 है। ठीक है। तो इंडिया जो है वो लो मिडिल इनकम में आता है। तो ये पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम है। पर अगेन क्या ये मेजर सही है, एवरेज इनकम जो तरीका निकालने का वो सही है? तो आंसर है कि नहीं, ये सही नहीं है। क्या क्या कमियां हैं इसको भी हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है जिसमें कैटेगरी ए और मतलब कंट्री ए और कंट्री बी को कंपेयर किया गया है। कंट्री ए में मान लीजिए 5 लोग रहते हैं तो आप देखिए लमसम जो है उनका मंथली इनकम जो है 10,000 के आसपास है, ऊपर नीचे है। लेकिन कंट्री बी में देखिए पहले में 500 है, फिर 500 है, फिर 500 है, फिर आपका जो है 500 है, फिर 48,000 है। मतलब इतना ज़्यादा जो है इनइक्वालिटी है। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। कंट्री ए में देखिए सबका कंट्री विथ नो रिच एंड नो पुअर, क्योंकि सबका जो मंथली इनकम है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन ये अपना जो है इंडिया का केस है, ठीक है, जहाँ पे 10% जो अमीर लोग हैं उनके पास 70% वेल्थ है। तो ये देखिए यहाँ पे पूछा भी गया कि आप कौन से कंट्री में रहना पसंद करेंगे, है ना। तो इंडिया में क्या है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। जो अमीर हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर है और जो गरीब हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब है। जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट अभी पिछले साल आई थी उसमें ये बोला गया था कि जो इंडिया के 10% अमीर लोग हैं उनके पास इंडिया की 70% वेल्थ है। अब देखिए यहाँ पे एक और पैरामीटर हम लोग को समझने मिलेगा कि कहीं पे पर कैपिटा इनकम हाई है। मैंने आपको बताया ना कि जो वर्ल्ड बैंक इस्तेमाल करता है डेटा मेजर करने के लिए पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम का, इसके अपने लूपहोल्स है। ठीक है, इसके अपने लूपहोल्स है। जैसे मैंने बताया कि एवरेज में पता नहीं चलता ना, एवरेज का मतलब क्या होगा कि ओवरऑल निकालते हैं, लेकिन उसमें जो है फिर जैसे एग्जांपल केस बी का दिया हुआ कि कितनी ज़्यादा जो है यहाँ पे इनइक्वालिटी रहती है ना। अब उसके अलावा भी और कुछ प्रॉब्लम है। हाई पर कैपिटा इनकम है या हाई एवरेज इनकम है, इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, कैसे इसको समझाया गया है? इसको समझाया गया है एग्जाम्पल लेके हरियाणा, केरला और बिहार का। पहले डायग्राम में जो है आपको बताया गया है कि पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम आपको बताया गया है कि हरियाणा का कितना है 2,36,147 रुपीज़, केरला का कितना है 2,04,105 और बिहार का कितना है 40,982। तो पर कैपिटा इनकम वाला जो फंडा उसमें क्या कमी है वो यहाँ पे दिखाया गया है। जबकि जो दूसरा डायग्राम है उसमें आपको वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट का जो इंडिकेटर दिखाया गया है। वही हरियाणा जहाँ पे पर कैपिटा इनकम इतना हाई है,
ठीक है, उसका देखिए जो IMR है वो कितना कम है, मतलब कितना ज़्यादा है, 30 है, ठीक है। और बिहार का तो खैर पर कैपिटा इनकम भी ख़राब है और यहाँ पे IMR भी ख़राब है, लेकिन हरियाणा का यहाँ पे कंपैरिजन आपको दिखाया गया है कि बहुत अच्छा नहीं है। किसमें? IMR में देखिए IMR काफ़ी हाई है। IMR का मतलब क्या होता है कि जो 1000 बच्चों का जो जन्म होता है तो 1 साल के अंदर कितने बच्चों का डेथ हो जाता है, ठीक है। तो उसमें वो बिहार के आसपास ही है, जबकि बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है वो हरियाणा का 1/5 है, ठीक है, या 1/6 कह लीजिए। वहीं पे केरला जो कि सेकेंड नंबर पे पर कैपिटा इनकम है, चूँकि वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी है, एजुकेशन बढ़िया है, इसकी वजह से वहाँ पे IMR जो कि कितना कम है, सिंगल डिजिट में है। लिटरेसी रेट की बात करें तो मैंने आपको बताया कि हरियाणा में तो हाई है लिटरेसी रेट, लेकिन केरला में जो है वो उससे भी ज़्यादा है और बिहार में कम है, ठीक है। और नेट अटेंडेंस रेशियो, स्कूल में कितने लोग जो है वो पढ़ने आते हैं, बिटवीन 14 to 15, तो इसमें देखिए हरियाणा में 61% है, केरला में 83 है, बिहार में 43 है। तो कहीं ना कहीं इसमें दिखा रहा है कि बिहार का जो पर कैपिटा इनकम कम है, उसमें कहीं ना कहीं वहाँ पे लो लिटरेसी रेट, लो अटेंडेंस, ये सब जो है रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हरियाणा का देखिए एक चीज़ बताया कि हरियाणा में बहुत हाई पर कैपिटा इनकम है, लेकिन इसके बावजूद जो है IMR 30 है, 30/1000, और जो है अटेंडेंस रेशियो भी जो उतना हाई नहीं है, ठीक है। वहीं पे केरल में देखिए सेकेंड नंबर पर कैपिटा इनकम है, लेकिन वहाँ पे लिटरेसी रेट हाई है, वहाँ पे IMR कम है। तो वही कंपेरिजन आपको बोला है कि जो मैंने आपको बताया कि हाई पर कैपिटा इनकम, इसका ये मतलब नहीं कि SDI भी हाई होगा। हम अपने एग्जाम्पल इंडिया का भी ले सकते हैं। इंडिया में क्या है कि अगर आप देखें तो अभी हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में चल रहे हैं। PPP के टर्म पे इंडिया जो है 4th नंबर पे है। फॉरेक्स की अगर बात करें तो इंडिया का जो फॉरेक्स है वो $600 बिलियन क्रॉस कर चुका है। रेमिटेंसेज में नंबर 1 पे हैं। लेकिन अगर आप हंगर इंडेक्स देखेंगे तो वहाँ बहुत ख़राब रैंकिंग है। अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखेंगे जो UNDP जारी करता है तो वहाँ पे पोजीशन 131 है ना। तो इसलिए जो ये वर्ल्ड डेवलपमेंट जो वर्ल्ड बैंक का जो पैरामीटर है कैलकुलेट करने का डेवलपमेंट, ये सही नहीं है, ठीक है, कमी दिखाया गया है। अब यहाँ पे फिर बताया गया कि पब्लिक फैसिलिटी का नीड क्यों है। तो आपके जेब में पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे गुड्स एंड सर्विसेज को जो है अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे हरियाणा का एग्जांपल बताया, और हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं दिल्ली में। दिल्ली का जो पर कैपिटा इनकम है बाकी जगहों से काफ़ी हाई है, लेकिन आप देखिए हमेशा मतलब केवल इंडिया का नहीं, दिल्ली जो है वर्ल्ड का पॉल्यूशन कैपिटल है, ठीक है। वहाँ पे ट्रीज़ कम है, प्लस दिल्ली का लोकेशन ऐसा है कि डेली जो है लाखों गाड़ियाँ जो है वो दिल्ली में इंटर करती हैं। बहुत सी इंडस्ट्री उसके आसपास है, और भी रीजन है, ठीक है। वहीं पे केरल में देखिए कि IMR कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी है, एजुकेशन फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, तो इसीलिए पब्लिक फैसिलिटीज़ की ज़रूरत रहती है। केवल इनकम से काम नहीं चलता, यहाँ पे आपको समझाया गया है। इसके अलावा जो है अब एक चीज़ और मतलब मेंशन किया गया है, बॉडी मास इंडेक्स, कि आपके हाइट के अनुसार जो है वेट कितना है। ये मेजरमेंट ऑफ अंडर नरिशमेंट है कि अगर आप 25 से अगर आपका ज़्यादा है तो आप ओवर नरिश्ड है, ठीक है। और अगर आपका 18.5 से कम है तो आप अंडर नरिश्ड है। इसका मतलब आपको 18.5 से 25 के बीच में होना चाहिए, इस तभी आप मतलब हेल्दी कंसिडर किए जाएंगे। बॉडी मास इंडेक्स, इसको आप समझाया गया है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कब माल नरिश्ड होंगे, कब ओवर नरिश्ड होंगे। तो 25 से मोर है तो ओवर नरिश्ड, और अगर 18.5 से कम है तो माल नरिश्ड। फिर दोनों के बीच में जो है यानी हेल्दी हैं। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड बैंक का जो है वो पर कैपिटा इनकम वाला फंडा है, ठीक है, लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट का है मतलब जो आपका UNDP का है वो आपका HDI रिपोर्ट निकाली जाती है, जिसमें आपको इनकम, हेल्थ, एजुकेशन ऐसे करके 10 इंडिकेटर रहते हैं,
और उसके बेसिस पे जज किया जाता है। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। यहाँ पे देखिए, और जो HDI का कंसेप्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको जो है जो वर्ल्ड बैंक का जो तरीका है उससे बेटर माना जाता है। देखिए यहाँ पे दिखाया है इंडिया उसके नेबरिंग कंट्रीज़ को, यहाँ पे रिपोर्ट को दिखाया गया है, जिसमें ग्रॉस नेशनल इनकम देखिए इंडिया का कितना है और बाकी कंट्रीज़ का कितना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखिए इंडिया का कितना है, 67.2। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है 6.7 है और HDI रैंक जो है 132 है। और यहाँ हम देखते हैं कि जो आपका श्रीलंका है, जो आपका बांग्लादेश है, वो कहीं ना कहीं हम लोग से उसका परफॉर्मेंस जो है वो बेटर है। हम लोग के यहाँ और एक दिक्कत है ना कि हमारा जो पॉपुलेशन है, हमारा जो रिसोर्सेज है, जैसे अगर हम लैंड की बात करें तो हमारा जो लैंड है वो 2.something% है, जो फ्रेश वाटर है वो 4% है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो कितना है, जो पॉपुलेशन है वो आपका 18% है। श्रीलंका के साथ वैसा प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश के साथ वैसा नहीं है। ठीक है, तो इस पे भी सवाल उठता है कि HDI में जो है कि ऐसे कंट्री जो इंडिया से मतलब जिसको बेटर दिखाया जा रहा है, एनीवेज फिर भी जो पर कैपिटा इनकम है उससे तो कंपैरेटिवली बेटर ही है। ठीक है, और अब UNDP से इंस्पायर होके 2021 से इंडिया अपना भी जो है वो मतलब डेटा पब्लिश करने लगा है। अब लास्ट में जो है फिर आपको बताया गया है कि क्यों ज़रूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इसको आपको बताया गया है। इसके पहले आपको ये समझना होगा, 2 एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे जो है ग्राउंड वाटर आपका जो है वो घटते जा रहा है। लगभग 300 डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में जहाँ पे वाटर लेवल डिक्लाइन हुआ है ओवर 4 मीटर्स ड्यूरिंग द पास्ट 20 ईयर्स। ठीक है, ग्राउंड डिप्लेशन के बारे में बताया गया है और ये उम्मीद की जा रही है कि अगले 25 ईयर्स में जो है 60% जो कंट्री है उसमें मतलब ये जो है मतलब बहुत बड़ा इशू होने वाला है। और आप देख ही रहे हैं अभी अपने जो बहुत सारे शहर हैं, बेंगलुरु, चेन्नई, ठीक है, वहाँ जो है आपको वाटर क्राइसिस चल रहा है। एक केस ये बताया गया है ओवर एक्सप्लॉयटेशन का, और फिर एक आपका ग्लोबल एग्जाम्पल दिया गया है किसका, क्रूड ऑयल का। ठीक है, क्रूड ऑयल का, क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी में कोल के बाद जो दूसरा चीज़ जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो आपका क्रूड ऑयल है। तो मिडिल ईस्ट में जो क्रूड ऑयल है ये 70 ईयर्स तक लास्ट करेगा, USA का जो है वो 10 ईयर्स तक, और बाकी वर्ल्ड का जो है 50 ईयर्स तक, ऐसा मतलब बताया गया है। और इंडिया का तो फिर इंडिया में तो मिलता ही नहीं है, इंडिया अपना 80% जो है वो डिपेंडेंट है एनर्जी नीड के लिए अब्रॉड पे। हालांकि अब चूँकि अब सबको इम्पैक्ट देखना पड़ रहा है, इन्वायरमेंटल मतलब होता है ना कि रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ और जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नहीं फॉलो किया गया, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, पॉल्यूशन का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, और जो इन्वायरमेंट है उसमें डिग्रेडेशन हुआ है, लास्ट में वही लिखा है, और जिसका इम्पैक्ट किसी बाउंड्री या रीजन तक मतलब लिमिटेड नहीं है, इसका इम्पैक्ट सभी को फेस करना पड़ रहा है। जो मतलब हीट, जो आपका टेम्परेट रीजन है जहाँ पे हीट काफ़ी कम हुआ करता था, वहाँ पे हीट स्ट्रोक से लोग मर रहे हैं, ग्लेशियर की जो बर्फ़ है वो पिघल रही है, जो आइलैंड कंट्रीज़ है वो डूब रहे हैं। तो ये सब का जो है मतलब भुगतान भुगतना पड़ रहा है। तो इसीलिए ज़रूरी है किस चीज़ का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या होता है, दो इसका मतलब होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट, और दूसरा मीट द प्रेजेंट नीड ऑफ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। और एक डायग्राम मैंने दिखाया है कि जब डेवलपमेंट में आप सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट तीनों का जो है पर्सपेक्टिव आप और तीनों को ध्यान में रख के ग्रोथ करते हैं तो आपका जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है दोस्तों, जिसका कंसेप्ट जो है ब्रंटलैंड रिपोर्ट में 1987 में आया था। और अभी जो कंट्रीज़ हैं वो UN के द्वारा टारगेट दिया गया है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, उसको मतलब फुलफिल करने में लगी हुई है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये चैप्टर और डिस्कशन पसंद आया होगा, और बाकी भी
हमने 2 चैप्टर वो कंप्लीट कर लिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में चैप्टर नंबर 2 यानी सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी और चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट दोनों का जो है लिंक दिया गया है। आप उसको दोस्तों देखिए और साथ ही साथ कमेंट में फीडबैक भी दीजिए कि आपको ये डिस्कशन कैसा लग रहा है। थैंक यू।